यस फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। आप सीए फाउंडेशन बच्चों का जनवरी 26 एग्ज़ाम का MTP1 आ चुका है। विच सॉल्यूशन में डिस्कस करने वाला हूँ। ज़रूर से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। ये इंस्टीट्यूट के दिल की पुकार है। बट एक बात ध्यान रखना बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी करना होता है, एनी 4 फ्रॉम 5। अभी कुछ दिन पहले अपने क्लास में मॉक टेस्ट लिया गया था। वहाँ पे कोई बच्चा 6 के 6 पे लग गया। हमेशा समझाया जाता है, फिर भी आप लोग भूल जाते हो, मोए मोए हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, एनी 4 फ्रॉम 5। आइए बेटा देखते हैं पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का। ट्रू फॉल्स में एज यूजुअल पहले के डिस्कशन में मैंने बताया था, ट्रू फॉल्स तो लिखिएगा, साथ में रीजंस भी लिखिएगा। ट्रू है तो क्वेश्चन छाप देना और फॉल्स है तो करेक्ट करके लिखना है दोस्तों। स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस्ड। जी हाँ जी, कैश बुक के डिस्काउंट कॉलम को आप लोग का कभी भी बैलेंस नहीं करते, इसको टोटल करके छोड़ देते हैं। बिकॉज डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड है, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दोनों अलग अलग अकाउंट होता है कैश बुक में। जब आपको किसी से पैसा मिलता तो लिखते ना टू राम टू रहीम, और डिस्काउंट आप देते तो डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड एंड क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ट्रू है बेटा। ये देखिए इंस्टीट्यूट ने आंसर बनाया, डिस्काउंट कॉलम इज टोटल एंड ट्रांसफर टू डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड अकाउंट। इस तरह से आपको लिखना है तो इंस्टीट्यूट 2 में 2 मार्क्स देगा। अब प्रोमिसरी नोट कैन बी मेड टू द बियरर। नहीं बेटा, प्रोमिसरी नोट तो बेटा जिसके सर्टेन पर्सन को दिया जाता है। तो नेक्स्ट इज फॉल्स। अ प्रोमिसरी नोट शुड बी मेड पेबल, शुड नॉट बी मेड पेबल टू बियरर, इट मस्ट बी टू अ सर्टेन पर्सन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा एंडोर्स कर देते, आप किसी और को दो, आप किसी और को दो, वो मिल से ट्रांसफरेबल है, वो किसी और को दे देंगे, बट यहाँ पे सर्टेन पर्सन को देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन ओवरराइड द स्टैच्यू। बेटा ये अपने एस में पढ़े थे, ये फॉल्स है। तो ध्यान से रखना ये बात अपने माइंड पे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोई लॉ के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात नहीं चलेगा। इट कैनॉट ओवरराइड। तो इसका आंसर फॉल्स है। तो ये फॉल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैनॉट राइट ओवरराइड द स्टैच्यू। द स्टैंडर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम विद इन प्रिविलेज स्टैच्यूज। मतलब लॉ के अंदर ही एस बनेगा, और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एस चेंज हो जाएगा, लॉ चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। In case of admission of new partner in a partnership firm, profit or loss on revaluation distributed to all partner in new PSR। ये तो आप सबको पता ही होगा बेटा। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड PSR में डिस्ट्रीब्यूट करते, तो रिवैल्यूएशन पे ही नहीं, एडमिशन पे ही नहीं, रिटायरमेंट पे नहीं, सब में एडमिशन रिटायरमेंट पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस, पीएल एंड ऑल, सब कुछ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में। कोई पुराना गुडविल भी रहेगा तो भी राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर में। हाँ, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाओगे ना आप लोग, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन जब एसेट्स लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज नहीं करना है, तब एमआर का फर्स्ट वाला ओल्ड पीएसआर में, सेकेंड पार्ट वाला न्यू पीएसआर में। आप ध्यान रखना, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा तो फिर उसके फर्स्ट पार्ट का प्रॉफिट लॉस ओल्ड पीएसआर में, सेकंड पार्ट का प्रॉफिट लॉस न्यू पीएसआर में। कब बनता है एमआर? जब एसेट्स लायबिलिटीज के वैल्यू चेंज नहीं करने होते हैं तब। नेक्स्ट है बेटा, डेप्रिसिएशन कैनॉट बी प्रोवाइड इन द ईयर ऑफ लॉस इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये बिल्कुल गलत है। डेप्रिसिएशन, खुशी हो या गम, डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करेंगे हम। डेप्रिसिएशन रिलेटेड दो बातें और अपने दिमाग में रख लेना। डेप्रिसिएशन नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है नॉन कैश, और हर एक साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट एप्रोप्रिएशन, इट विल बी प्रोवाइडेड, और रिवैल्यूएशन पे ओल्ड पीएसआर पे था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय वोटिंग राइट्स। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि, पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि प्रॉफिट में भी उनको शेयर मिलेगा,
कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा, एसेट्स भी बचेगा, उसमें भी शेयर मिलेगा। ये होते हैं पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी के सरप्लस में और कंपनी के लिक्विडेशन में एसेट्स बचेगा, उसमें शेयर नहीं मिलेगा। और इनको वोटिंग राइट तो होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। अ शेयर on which fixed dividend is paid every year without additional voting right on surplus profit and in surplus in winding up is called non-participating. Non-participating preference shares does not have voting right. नेक्स्ट बेटा थ्योरी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आते, 12 और 4 नंबर का 2 मिल जाएगा। लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो इसकी बुराई क्या क्या है? एक तो बुराई है कि इसमें नॉन मॉनिटरी आइटम्स नहीं आते। दूसरा बुराई है कि ये पास्ट है, हम लोग सोचते हैं फ्यूचर। तीसरा बुराई एक ही चीज़ का गुड़िया लोग अलग ट्रीटमेंट कर लेंगे, भाई लोग अलग ट्रीटमेंट, ये सब अलाउड है। सो ये कुछ एडजस्टमेंट्स ध्यान रखना। लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट, द फैक्टर विच मस्ट जिसका मनी में मेजरमेंट नहीं वो नहीं आएगा। बैलेंस शीट शोड फाइनेंशियल पोजीशन ऑन ए पर्टिकुलर डे नॉट फ्यूचर डेट, तो हमें फ्यूचर के लिए चाहिए, पास्ट के लिए नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। फिर अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता है। देयर ओकेजन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्फ्लिक्ट, एक ही चीज़ का अलग अलग ट्रीटमेंट है। एंड बहुत सारी जगह पे अपने एस्टिमेट्स करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते समय एसेट्स का लाइफ स्क्रैप वैल्यू, प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है ना, तो फिर पूरा इंफॉर्मेशन ही गलत हो जाएगा। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। इतने ही थ्योरी थे, अब अपने चलेंगे प्रैक्टिकल में। होले होले। रितु वायर्स वेयर अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस, रेज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट पे डाल दिया। एंड नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग एरर्स। बेटा नेक्स्ट ईयर बोलने के ना तो हमेशा समझना स्टेज 3। ट्रायल बैलेंस तो 3 स्टेज में बनता है। स्टेज 1 बिफोर रेक्टिफिकेशन, 3 स्टेज पे होता है। स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आफ्टर फाइनल अकाउंट। यहाँ से नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो आप लोग जरूर से जरूर से जरूर से देख लेना, रिक्वेस्ट है दिल से, स्टेज देख लेना, थर्ड स्टेज। और थर्ड स्टेज में आएगा तो आप लोग को एक मंत्र सिखाया जाता है, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू अकाउंट के जगह अपने पीएल एडजस्टमेंट लिख लेंगे। सारा अकाउंटिंग एंट्री स्टेज 2 के तरह ही है और सिर्फ पीएल एडजस्टमेंट्स लिख देंगे। सो चलिए देखते हैं कि एक आइटम क्या है। द एडिशन टू फ्रेट कॉलम इन परचेज जर्नल वाज शॉर्ट, फ्रेट को आपने कम दिखा दिया है, फ्रेट को, तो फ्रेट अकाउंट में ही गलती है, तो इसका एंट्री होगा फ्रेट टू सस्पेंस, बट आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट्स टू सस्पेंस। सो आपको सही एंट्री लगाना है, PL adjustment to suspense being addition to freight column in purchase journal undercasted now rectified। बस ये नरेशन लिखना है आपको। नेक्स्ट, रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, आपने रिपेयर किया था, एंट्री होता है रिपेयर टू कैश, आपने लिख दिया बिल्डिंग टू कैश, तो कैश कैश तो सही है, रिपेयर चाहिए बिल्डिंग नहीं चाहिए, तो रिपेयर जो चाहिए डाल देंगे और बिल्डिंग नहीं चाहिए तो उड़ा देंगे। स्टेज 3 है तो पीएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग। और अगर डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहेगा ना तो आपने बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा दिया था, डेप्रिसिएशन भी उड़ाना पड़ेगा, बट पेपर से बड़े प्यारे हैं, नहीं लगाया कुछ, तो आंसर होगा पीएल एडजस्टमेंट टू building, PL adjustment to building, being repair debited to building now rectified. Next, sundry items of furniture sold entered in sales book, total has been posted to sales account। आपने फर्नीचर बेचा था तो आपका एंट्री होता है कैश टू फर्नीचर और आपने लिख दिया कैश टू सेल्स, तो सेल्स को भगाना है, फर्नीचर को लाना है, सेल्स टू फर्नीचर,
तो सेल्स के जगह पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। बड़ा आसान आसान पॉइंट इस बार डाल दिया। ओके नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम मनोहर बाबू 60,000 रिटर्न डिसऑनर्ड credited to bank and debited to BR. Bills of exchange 60,000 रिटर्न बाय बैंक, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होने से अपने पार्टी टू बैंक लिखते हैं, राम मनोहर टू बैंक लिखना चाहिए, रिटर्न बैंक डिसऑनर्ड, क्रेडिटेड टू बैंक, डेबिटेड टू BR, BR टू बैंक लिख दिए। तो बैंक बैंक सही है, राम मनोहर चाहिए, BR को भगाना है, तो राम मनोहर टू BR, राम मनोहर टू BR, इसमें PL का आइटम नहीं है, डायरेक्ट ही ये हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली एक आसान क्वेश्चन इंस्टीट सेट किया और ये डन। नेक्स्ट बेटा एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2A है, BRS में हमेशा ध्यान रखना दो टाइप के BRS होते हैं, एक विथ एडजस्टेड कैश बुक, एक विदाउट नॉर्मल BRS। सो पेपर सेटर ने लास्ट लाइन पे देख लेना, पेपर सेटर ने कहीं भी लिखा होगा BRS ही बनाना है सिंपल, तो नॉर्मल BRS। ऐसा क्या होता है अपने देखते हैं ना बहुत सारे टेस्ट में अपन पूछते हैं विथ एडजस्टेड कैश बुक, आप नॉर्मल BRS बना लेते हो। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट, एक रेक्टिफिकेशन में रिक्वेस्ट था, स्टेज देखना, यहाँ भी आप देखना कि आपको नॉर्मल BRS बनाना है विथ एडजस्टेड कैश बुक, नॉर्मल BRS में ध्यान रखना दो बातें, किसका बैलेंस दिया है और कभी डेबिट बैलेंस रहता है कभी क्रेडिट बैलेंस। तो याद होगा ना, डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक फेवरेबल पॉजिटिव, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव। बैंक क्रेडिट करने से बैलेंस बढ़ता है, बैंक डेबिट करने से बैलेंस कमता है। यस, द बैंक पासबुक डेबिट बैलेंस, बेटा अंडरलाइन करना, ये पासबुक का बैलेंस है और डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, आप ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव लिख के भी कर सकते हो या इंस्टीट्यूट के तरीका से भी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट का तरीका एक बार छोड़ दो, आप नेगेटिव लिख के करेंगे। A check 4,000 deposited in bank by customer, no entry made in cash book, right hand cash book में उल्टा दिखेगा मेरा हाथ, राइट हैंड आपका, राइट हैंड कैश बुक, आपका लेफ्ट हैंड पासबुक, मेरा भी। चेक 400 का डिपॉजिट किया बैंक पे, तो बैंक पे बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो पासबुक से शुरू किए तो -400, तो -2500 में -400 करेंगे तो यो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ से डरना मत, सर इन्होंने प्लस किया है 400, हमारा भी प्लस ही हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है एकदम। नेक्स्ट, वन चेक इशू 34,000, चेक 20,000 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 20,000 चेक इशू करने से राइट हैंड कैश बुक 34 गिर गया, बट ओनली 20,000 ही आया, तो 14,000 नहीं आया है, तो पासबुक से 14,000 माइनस करेंगे। सर उधर तो प्लस किया है ना, तो बेटा माइनस में माइनस करेंगे, प्लस हो जाएगा, डोंट वरी। अ चेक 4,000 रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट सेंड टू बैंक, कैश बुक पे बढ़ गया, बैंक पे नहीं बढ़ा, तो बैंक से शुरू किए है +4,000। ध्यान रखना -25,000 में +4,000 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ट्रू फॉल्स बोलेगा, ट्रू फॉल्स में पूछेगा माइनस करना है ना प्लस, तो -25 में 4,000 प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा। 400 को क्या करें, -25,000 पे -400 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये ट्रू फॉल्स के लिए। चेक सेंट 20,000 टू बैंक फॉर कलेक्शन बट कलेक्टेड एज रिपोर्टेड बाय बैंक बिफोर 30 जून 14,000, और ये जुलाई में तो 6,000 का लोचा है, कैश बुक बढ़ गया 20, बैंक बढ़ा 14, 6,000 का लोचा है, तो +6,000 कर देंगे, -25,000 में +6,000 कर देंगे, तो ये 25 से 6,000 माइनस हो जाएगा। बैंक में डायरेक्ट पेमेंट 1,600 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में कम गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है, +1,600
-25,000 में +1600 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ट्रू फॉल्स में तो माइनस ही लिखना है, सम्स करते समय सोचना नहीं। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक पे बैलेंस कम गया, कैश बुक में नहीं है, प्लस करेंगे 1600, स्वीट 1600 प्लस करेंगे। बैंक चार्जेस 80 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक में 2 बार लिख दिया, बैंक में कमा 1 बार, पासबुक लेफ्ट हैंड 1 बार, कैश बुक में 80 2 बार, तो माइनस कर देंगे बैंक से भी 80। क्रेडिट साइड, नाउ यहां पे रिलैक्स, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड यानी पेमेंट लेस बैलेंस मोर, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट, कैश बुक का पेमेंट कम तो बैलेंस मोर, तो कैश बुक का बैलेंस मोर, पासबुक में भी प्लस कर देंगे 2000 और इसका आंसर देखेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे -25,000 -400 -14,000 +4,000 +6,000 +1600 +1600 -80 +2000 24280 नेगेटिव। ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक का, ये ओवरड्राफ्ट कैश बुक का 24280। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 2A के बाद 2B में, 2B में चलते हैं, आराम से डिस्कस करते हैं 2B। यस सर, 2B में ये एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सम है जिसपे पेपर सेटर ने स्टेटमेंट शोइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च मांगा है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा से देखिएगा। इंडिया क्राफ्ट लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट फिजिकल स्टॉक इज मेड एंड ऑफ ईच क्वार्टर, valuation taken at cost, company's year ending 31st March and accounts prepared that day, stock valuation 31st March को लेना है, however misleading and you have been advised to value stock on 31st March 25 using stock on 31st December 24। मार्च में लिया थोड़ा गोलमाल है, बट आपको 31st मार्च 24 का स्टॉक दे दिया है और पूछा है 31st मार्च 25 यानी दिसंबर, 3 महीना पहले दे दिया। तो जनवरी फरवरी मार्च में जो परचेज होगा वो प्लस कर देंगे, जो सेल होगा उसका कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस, याद होगा आप लोग मार्च के जगह 31 मार्च के जगह 20 मार्च को ले लेते थे, तो 20 मार्च से 31 मार्च के बीच जो प्लस हुआ वो परचेज हुआ उससे प्लस कर देंगे, जो सेल हुआ माइनस, और सेल्स को माइनस करते समय कॉस्ट दिखाना। चलिए, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर दिया गया है 95,000 स्टॉक का वैल्यू। ऑन 31 दिसंबर स्टॉक शीट शोड फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, a page 20,000 has been carried, summary sheet 21 यानी 20,000 का टोटल, नेक्स्ट पेज में 21,000 दिखा दिया, 1,000 मोर दिखा दिया, तो माइनस कर देंगे 1,000 एंड द टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्टेड, और फिर 15,200 कम दिखाया तो 15,200 माइनस। तो बेटा देखो पहला एडजस्टमेंट भगवान जी के आशीर्वाद से -1,000 + 15,200 आपका राइट हो जाएगा। ये आपका वैल्यू दिया था +15,200 -1,000 अंडर कास्टिंग और लेस ओवर कास्टिंग। अब एक साथ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस दोस्तों, बस और 3 एडजस्टमेंट दूर है। नेक्स्ट, इनवॉइस ऑफ परचेज इंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग क्वार्टर जनवरी टू मार्च, जनवरी से मार्च में परचेज बुक में इनवॉइस रिकॉर्ड किया 85,000 का, यानी परचेज हुआ स्टॉक आना चाहिए। आउट ऑफ दिस 18,000 रिलेट्स टू गुड्स रिसीव्ड, ओके 18,000 पहले ही मिल गया, 85,000 का परचेज था दिसंबर के पहले ही मिल गया, तो अच्छा बात है, वो तो स्टॉक में आ ही गया 18,000, और आपको 67,000 दिखाना है। इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 25 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 25, मार्च में माल मिल गया और फिर उसका एंट्री किया अप्रैल में, तो फिर मार्च में स्टॉक मिल गया तो मार्च में ही दिखा देते इसको भी, तो +19,000 और प्लस कर देंगे, तो फिर आपका क्या बना, पहले मार्च तक का परचेज का 85 से 18 माइनस
और आपने अप्रैल में रिकॉर्ड किया, मार्च में माल मिल गया, तो मिलने के साथ साथ ऑनरशिप मान के इसको भी स्टॉक में दिखा देंगे। तो 85 माइनस 18 तो करना ही है आपको, 85,000 माइनस 18 क्योंकि वो मिल गया ऑलरेडी स्टॉक पे आ गया, प्लस 19,000। ये भी आसान था दोस्तों, एंड बस 2.1 सेल्स का आएगा और खत्म। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर, सेल करेंगे तो माल जाएगा, माइनस होगा 1,05,000, 20,000 डिस्पैच, 20,000 तो ऑलरेडी दिसंबर में डिस्पैच हो गया, उसका एंट्री तो स्टॉक से तो माइनस हो ही गया होगा। तो ये 1,05,000 माइनस 80, 85,000, 85,000 का और स्टॉक दिसंबर के बाद कम करना है। गुड डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च को डिस्पैच हो गया, बट अप्रैल में सेल्स दिखाया, तो बेटा इसको भी अपने इधर ही सेल्स दिखा के माइनस कर देंगे। 85 प्लस 19, 1,04,000 का सेल्स है, बट कॉस्ट में बेटा आप लोग समझ रहे हैं ना कि आपने मार्च में माल भेज दिया बट बिल दिखाया अप्रैल में, तो आप उसको मार्च में भी दिखा सकते हो और मार्च का सेल्स दिखाकर उसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि गुड्स तो डिस्पैच कर ही दिया। तो 1,04,000 इससे ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट लाइन में दिया है, द ग्रॉस मार्जिन अर्न बाय कंपनी 25% ऑन कॉस्ट। बेटा आपको बार बार 1000 बार सिखाया गया है, रेट ऑफ प्रॉफिट 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो सेल्स पे 1/5 लगा देंगे, तो 1/5 प्रॉफिट माइनस कर देंगे। 20,800 माइनस 104, तो 83.2 स्टॉक से माइनस करना है आपको, 83,200 स्टॉक से माइनस करना है, सेल्स दिखा देना है। एंड द लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स इनवॉइस 16 हैव बीन इशूड टू कस्टमर, रिटर्न हुआ, तो बेटा आपके जनवरी फरवरी मार्च में गुड्स रिटर्न हुआ तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 16,000, तो 16,000 से भी 1/5 माइनस करके 16,000 बाई 5 3,200 माइनस करके स्टॉक में प्लस कर सकते हैं, या 1,04,000 से 16,000 माइनस करके नेट सेल्स भी दिखा सकते हैं, आपको क्लास में ऐसे कराया गया था। सो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप प्रैक्टिस करना, और ये तो आप लोग ऐसा बहुत बार किए ही होंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा 3A। 3A इज रिसीव्स एंड पेमेंट्स, एनपीओ का सम दिखता है दोस्तों, और एनपीओ का सम्स में क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्स एंड पेमेंट प्रिपेयर आई एंड बैलेंस शीट। रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स दिया है, तो बेटा ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में सैलरी आई, रिपेयर आई। डोनेशन का देख लेंगे, डोनेशन के बारे में कुछ बोलेगा तो ठीक है, नहीं बोलेगा तो आई, डोनेशन टू बी कैपिटलाइज 60%, तो बेटा इसका 60% कैपिटलाइज एंड 40% आई में झलक दिखलाई। सब्सक्रिप्शन आई, एंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम आई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आई, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक आई, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, सेल ऑफ ड्रामा इनकम, परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस आई में खर्चा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंसेस, बिलियर्ड टेबल एसेट, पेपर इंक एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश। सब्सक्रिप्शन एरिया 24 का दिया है दोस्तों, और 24 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन में प्लस, और एसेट एडवांस में मिला 25 का, सब्सक्रिप्शन से माइनस, और लाइबिलिटीज आसान एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम में प्लस, लाइबिलिटीज मिसलिनियस प्रीपेड, मिसलिनियस से माइनस, एसेट्स डोनेशन हो गया, एंट्रेंस इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट, बिलियर्ड टेबल कॉस्टिंग 30,000, परचेज इन 23 में ओपनिंग एसेट एंड 20,000 पेड फॉर इट, और फिर आपने 20,000 ही दिया है इसके लिए, तो उसका
आउटस्टैंडिंग रहेगा 10,000 ओपनिंग से। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ये आपका सैलरी, रिपेयर, मिसलेनियस पेपर, एक्सेस ऑफ सब्सक्रिप्शन, नोट से डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ न्यूज पेपर, ड्रामा टिकट को आप दोनों साइड दिखा सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, बिलियर्ड टेबल, आउटस्टैंडिंग, कैश, कैपिटल फंड। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी 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 इजी। बस यही देखना कि आप बिलियर्ड टेबल का पैसा अभी तक दिए नहीं है, कहाँ गया भाई? बिलियर्ड टेबल का पैसा लास्ट ईयर तक तो दिया नहीं था, ये अभी इस साल और दे दिए। सो क्लोजिंग क्रेडिटर्स पे नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग जरूर से। बैलेंस शीट, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये बिलियर्ड टेबल 30,000 का पहले खरीदा था, इस साल 10,000 दे दिया। तो जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में आपने 10,000 दिखाए थे, ये इस साल पेड हो गया, सो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। तो एक एडजस्टमेंट जरूर से ये देख के जाना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। नेक्स्ट वाला पॉइंट पे देखते हैं। ये अकबर बिरबल चेतन, ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बहुत आराम से देखते हैं। अकबर बिरबल and Chetan share profit losses 532. They took out JLP, JLP लिया था 2021 में 1.5 लाख, प्रीमियम 9,000 पेड 10 जून को, सरेंडर्ड वैल्यू 21 में नील, 22, 23, 24, अकबर रिटायर्ड। तो बस ध्यान रखना रिटायरमेंट पे सरेंडर्ड वैल्यू मिलता है और डेथ पे पॉलिसी वैल्यू was surrender. You are required to prepare JLP account assuming policy maintain its surrender value. बेटा JLP का 2 अकाउंटिंग आपको ध्यान रखना है, ऐसे 3 है। एक तो एक्सपेंसेस मेथड जो प्रीमियम भरते हर एक साल उसे पीएल में चार्ज कर लेते हैं, और एक एसेट सरेंडर वैल्यू पे। सो आपको 21 पे JLP का प्रीमियम भरोगे 9,000, तो एंट्री होता है JLP प्रीमियम टू बैंक 9,000, और फिर वैल्यूएशन करेंगे साल के लास्ट में नील, तो ये लॉस हो जाएगा, पीएल में चला जाएगा 9,000। और जब रिटायर्ड होगा 25 में तो लास्ट सरेंडर्ड वैल्यू मिलेगा। तो आपके लेज़र में 2 बैंक बाई पीएल बैलेंस शीट ही रहेगा और कुछ नहीं। तो ये बहुत आसान है, आप पहले अगर पढ़े भी नहीं होगे तो भी पढ़ के जाना। JLP का प्रीमियम भरोगे 2 बैंक बाई बैलेंस CD नील, तो लॉस। फिर नेक्स्ट ईयर 2 बैलेंस BD 0, 2 बैंक 9,000, नेक्स्ट ईयर 2,700 पीएल में 6,300, फिर 2 BD, फिर 2 बैंक, फिर नेक्स्ट ईयर का सरेंडर्ड वैल्यू दिया है, फिर लॉस 11,700 हुआ, 6,000 वैल्यू, फिर 2 बैलेंस BD, 2 बैंक, फिर सरेंडर्ड वैल्यू पे, और फिर रिटायर्ड हो जाएगा तो सरेंडर्ड वैल्यू डाल देंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, खत्म। हाँ एक्सपेंसेस मेथड होता तो 10,800 बांट देते। ये जरूर से प्रैक्टिस करना, बहुत आसान सम है। अगर आप क्लास अच्छी तरह से किए होंगे तो कर ही लिया है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं किया होगा तो भी ये सम कर लेना। नेक्स्ट है बेटा पार्टनरशिप फॉर्म का। ये क्वेश्चंस भी ना बहुत बार एग्जाम पे आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। सीता, गीता, मीना पार्टनर्स, ऑन 1 अप्रैल देयर फिक्स कैपिटल, बेटा कैपिटल फिक्स्ड है तो वो PSR वगैरह, प्रॉफिट IOC सब करेंट अकाउंट पे आएगा, ध्यान रखना। एज पर प्रोविजन ऑफ डीड, मीना इज टू एंटाइटल सैलरी 75,000 पर एनम, ऑल पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, इस रेशियो पे। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 24 का 25 का डिवाइडेड इक्वली बांट दिया, तो उसको रिवर्स कर देंगे विदाउट प्रोवाइडिंग अबोव, तो तीनों एडजस्टमेंट कर देंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये सारे सम्स, ये सम्स सब ने किया होगा, फिर भी देख लेते। तो सबसे पहले 2 साल का प्रॉफिट 4,95,000 प्लस 6,75,000, 1175 डिवाइड बाई 3, रिवर्स करेंगे 390 डेबिट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, डेबिट कर देंगे, और डेबिट, तो 390 डेबिट, और जिनको जो जो देना है वो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
मीना को सैलरी 2 साल का देना था, तो क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको 2 साल का देना था, 2 साल का देना, 2 साल का क्रेडिट। और फिर जो प्रॉफिट बचेगा 11,70,000 का प्रॉफिट था, उससे 2 खर्चा नहीं दिया था, मीना को सैलरी नहीं दिया था, दे दो। और पार्टनर्स को इंटरेस्ट कितना होगा, -75 -37,500 -37,500, 8,70,000 कहाँ से आया, 11,70,000 का प्रॉफिट है, मीना रानी को सैलरी दे दो एंड पार्टनर्स को 75 1.5 लाख दे दो, तो ये बच जाएगा। जो भी प्रॉफिट बचेगा उसको कैपिटल रेशियो में बांट देंगे। सर कैपिटल रेशियो क्या होगा, कैपिटल रेशियो तो बेटा कैपिटल देख के हो जाएगा। तो ये क्रेडिट, तो सीता डेबिट 390, क्रेडिट इतना, तो सीता को क्रेडिट कर देंगे 120। गीता 390 डेबिट, क्रेडिट 255, तो डेबिट साइड ही ज़्यादा बन गया तो डेबिट कर देंगे। एंड मीना को तो देखना ही नहीं है, जब वो बच जाएगा तो बैलेंसिंग फिगर भी आ जाएगा। और कैपिटल रेशियो तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम का ही बात नहीं है। तो यार इंस्टीट्यूट तो चाहता है कि आप सब पास हो, आप चाहते हो कि नहीं पास हो, सर पास होना चाहते 2:1:1 ही होगा ना। Yes. Now we are going to question number 4A. XYZ sharing partnership profit loss 3:1. They decided to dissolve. Dissolution का question है, बैलेंस शीट कैपिटल XYZ का जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में टिक्की मार्क कर देना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ट्रेड क्रेडिटर्स रियलाइजेशन, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन, मशीन रियलाइजेशन, फर्नीचर रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, डेटा रियलाइजेशन, इसका अकाउंट खुलेगा। और ये कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये भी कैपिटल। डिसोल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा होता है। तो देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, बेच दिया, तो बैंक टू रियलाइजेशन। वन ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड टू टेक सम आइटम्स ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 25,824,000, तो आपका क्रेडिटर्स 24,000 कम जाएगा, 184 से 24 गया पेमेंट के लिए, और भी 1,60,000 देना है एंड क्रेडिटर्स में रियलाइज एट वैल्यू 160 पे कर देंगे। आउट ऑफ द डेटर 9,000 प्रूफ रिमेनिंग मिल गया, डेटर से भी पैसा मिल जाएगा। और अदर एसेट्स रियलाइज लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, रिमेनिंग फर्नीचर टेकन बाई X75, स्टॉक दिस एक्सपेंशन और लिक्विडेशन सक जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रिपेयर हैड टू बी पेड, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश एंड बैंक एंड कैपिटल। 10 नंबर का बेटा लॉलीपॉप है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस शीट के सभी आइटम्स डाल देना चाहिए। उसके बाद क्रेडिटर्स को वर्किंग नोट तो 160 पता ही, आउटस्टैंडिंग बिल दे दिया, एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। और वो क्रेडिटर्स को एसेट्स देंगे, उसका रिकॉर्ड नहीं करना होता है। और ये प्रॉफिट आया तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, रियलाइजेशन पार्टनर्स को पे कर देंगे, बैंक अकाउंट तो अपने आप हो जाएगा सिर्फ बैलेंस लिखकर। तो ये बहुत ही आसान गाने में से हमारे रूल भी नहीं डाला यार, लगता है इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर सेट किया ना तो भैया पूरा होलसेल में इस बार पास होने वाले हैं आप सब लोग। नाउ बेटा क्वेश्चन बी देखते हैं। यस, क्वेश्चन बी सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, बड़ा आराम से करना है। हरिओम कैरीड अ बिजनेस रिटेल, ही हैज नॉट मेंटेन रेगुलर बुक्स, हाउएवर मेंटेन्स 10,000 कैश, ही ऑलवेज मेंटेन 10,000 कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैश 10,000 रहेगा, लिख के रखना। एंड डिपॉजिट्स द बैलेंस इनटू बैंक, जो भी एक्सेस बैलेंस होगा बैंक पे डिपॉजिट कर देगा। तो यानी कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस 10,000। एक कैश बुक का मैं हमेशा टेस्ट में भी डालता था, कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 डिपॉजिटेड, सेम टॉपिक है। Informs that he sold goods at a profit of 25% on sales. So GP रेट सेल्स पे दिया है तो ठीक ही है, कॉस्ट पे देता 1/4 तो सेल्स पे 1/5। एंड इन्फॉर्मेशन 1/4 to 24 31 मार्च 25, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट सबके दो जगह आएंगे एंड लेजर पे जाएगा, क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड कैश बुक में। सैंडी क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्रेडिटर ओपनिंग क्रेडिटर में जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। कैश एट बैंक, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और कैश बुक बनाएंगे तो बाई बैलेंस BD। क्लोजिंग डेबिट साइड, तो ये एसेट है, क्लोजिंग बैंक पे डाल देंगे।
सन्डी डेटर्स दो जगह जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट और सन्डी डेटर्स का लेजर हमेशा बनेगा। डेटर्स क्रेडिटर्स कैश बुक 3 तो हमेशा ही बनाना। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट, डेटर्स के अकाउंट पे बाई बैलेंस शीट ही। स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग पे आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, दो जगह आएगा, ट्रेडिंग में और क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये अगर थीम से आप काम करोगे, लेजर बना लोगे, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, एक वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डेटर क्रेडिटर्स, और बस इतना बना के टन 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 पोस्टिंग करना। किसी भी कीमत पे सिंगल एंट्री में फंसेंगे नहीं। क्या करना है सर, फिर से बोलो। एक पेज में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना, दूसरे पेज में ओपनिंग बैलेंस शीट अगर नहीं दिया है तो बना लेना छोटू सा, कैश बुक, कैश बैंक अलग अलग देगा तो डबल कॉलम, नहीं देगा तो सिंगल कॉलम, और टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, जो बचेगा बाद में देख लेंगे। इतना करना, सारा पोस्टिंग दो दो बार करना, आपका 90% प्लस चांसेस है आंसर मिल जाएगा, छोड़ना नहीं बेटा। एनालिसिस ऑफ बैंक पासबुक, ये बैंक पासबुक है, इसके जर्नल सोच के दो जगह एंट्री करना। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू बैंक, क्रेडिटर्स के लेजर में जाएगा और बैंक पे। पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू बैंक, एक्सपेंसेस पीएल में जाएगा और बैंक पे जाएगा। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, बैंक टू डेटर्स, बैंक का लेजर हमेशा बनाना है, टोटल डेटर्स, टोटल क्रेडिटर्स, बैंक पे जाएगा और डेटर्स के अकाउंट पे। लोन फ्रॉम बीमल, बैंक टू लोन, बैंक टू लोन, बैंक पे जाएगा, लोन फ्रॉम बीमल बैलेंस शीट में 1 अक्टूबर को लिया, 10% इंटरेस्ट है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10,000 इंटरेस्ट भी होगा, दिया है तो ठीक है, नहीं तो पीएल और आउटस्टैंडिंग। एंड द लास्ट पॉइंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो जानते ही है, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक पे भी कैश में भी। ही इन्फॉर्म दैट ही पेड क्रेडिटर्स 20,000 कैश, तो क्रेडिटर्स टू कैश, तो क्रेडिटर के लेजर में भी डाल दो, कैश में भी डाल दो। सैलरी 40,000 पेड इन कैश, तो सैलरी टू कैश, तो सैलरी में भी डाल दो, कैश में भी डाल दो। He has drawn 80,000 पर्सनल एक्सपेंसेस, कैश, कैश टू ड्रॉइंग्स, तो कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू कैश, तो ड्रॉइंग्स तो कैपिटल से माइनस होएगा और कैश, बस और दो चार एंट्रीज होंगे और बस खत्म ही। सिंगल एंट्री में ऐसे खौफ होता है, डरना मत। पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पे खौफ होता है, डरना मत। वो मैक्सिमम लॉस मेथड का वो वाला सम से स्टार्ट करना जो आप लोग क्लास में करते हो, हमेशा देता है, छोड़ के नहीं जाना। आप सीए का कोर्स कर रहे हो, आप 12 बीकॉम नहीं पढ़ रहे हो, बहुत टफ भी नहीं आता है बट फुल सिलेबस से आता है। अब जो छोड़ोगे ना वही आएगा, समझ लेना। और सिंगल एंट्री तो एकदम बल्ले बल्ले, छोटा ही क्वेश्चन आएगा आपके साथ, तो आप सबका दो दो पोस्टिंग करना। आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश बुक कभी सिंगल कॉलम कभी डबल कॉलम, डेटर्स क्रेडिटर्स, बीआरबीपी देगा तो बना देना और खत्म। सिंपल ठंडा दिमाग से पोस्टिंग करना बेटा, आप करना तो सही। हाँ, आप शुरुआत में मत करना, 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद सिंगल एंट्री करना, पहला 60 मार्क्स में सिंगल एंट्री को नहीं छूना दोस्तों। नाउ Ram had not introduced any capital surplus cash to be taken cash sales, ये अच्छा पॉइंट दिया। नॉर्मली कैश में कुछ बढ़ जाता है तो कैपिटल मानते, कैपिटल नहीं दिया तो कैश टू सेल्स, तो पहले ही ना कैश बुक में टू सेल्स लिख लेंगे, कैश बुक में बैलेंस आएगा वो कैश सेल्स। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यानी ये किस्मत वाले को ही भगवान जी ऐसा पेपर देते। ओपनिंग स्टॉक दिया था, आप परचेज अपने निकाल लेंगे, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे, और जीपी दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, सैलरी दिया था, बिजनेस इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया गया था। आप सैंडी डेटर्स का ओपनिंग दिया है, बैंक दिया है, क्लोजिंग क्रेडिट सेल्स निकल गया, क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है, बैंक दिया है, कैश दिया है, क्लोजिंग क्रेडिट परचेज निकल गया। आप कैश बुक डबल कॉलम बनाओगे, कैश बुक का ये बैलेंस दिया है तो ये बैलेंसिंग फिगर, और बैंक तो शायद मैच ही हो गया और सम खत्म। यस सर कर लेंगे, आई नो आप कर लोगे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A 5B,
5A, गौर एसोसिएट्स बॉट अ कंप्यूटर 1421, डेप्रिसिएशन का है 6 lakhs and 20% WDV, दे मेड फर्दर एडिशन 1422, 1424, ऐसा सब आप सबने किया होगा दोस्तों। On 1424 decided to change straight line and charge depreciation on life on 8 years, तो यानी 23 तक आपने WDV मारा, 24 से स्ट्रेट लाइन और 8 साल, तो 3 मशीन, इसका वैल्यू तो देख लेंगे, इसका तो डिवाइडेड बाई कर लेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 8, इसका 3750, बाकी ये सब बहुत पहले खरीदे थे। WDV देखेंगे जो बचेगा डिवाइडेड बाई 8, एंड कंप्यूटर अकाउंट 1 साल का मांगा है, 1 साल का, ध्यान देना 1 साल। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो ये सारे बच्चे सम्स किए, नो प्रॉब्लम। आपने 1 अप्रैल को खरीदा था, 6 लाख, 20% गया, 22 में 20%, ये अब 307200 बचा, इसको डिवाइडेड बाई 8, 22 में खरीदे थे, उसका 2 साल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 8, यानी दोनों जोड़ के डिवाइडेड बाई 8 कर देगा, 595200 डिवाइडेड बाई 8, 74,400। आपको 1 साल का लेजर चाहिए तो ओपनिंग बैलेंस में ये दो आ जाएगा 595200। सो ये देखो, टू बैलेंस BD 595200, टू खरीदा था बैंक, और ये पुराने का, ये नया का खत्म, और 5 नंबर हजम। वर्किंग नोट जरूर से बनाना, 5 में तो शायद 3 नंबर तो वर्किंग नोट के ही दे देंगे। वर्किंग नोट जरूर से बनाना है, वर्किंग नोट का मार्क्स मिलता है, और 2 नंबर ही लेजर में खा ही क्या। यस बेटा, नेक्स्ट एक मैन्युफैक्चरिंग का एक लॉलीपॉप क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। Mr. Anthony runs a factory, produces wires, following details and obtained from manufacturing expenses. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है दोस्तों। ओपनिंग WIP, तो ये टू ओपनिंग WIP बाई क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना सिखाया गया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैरीज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग पे, डायरेक्ट वेज मैन्युफैक्चरिंग पे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस केबिन तो नहीं आएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन प्लांट में से, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड में दिखा देंगे मैन्युफैक्चरिंग का, और सब खत्म। तो जरूर से प्रैक्टिस करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन आता ही है, और खत्म। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर C। यस, ये C नंबर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी दिख रहा है, बोनस शेयर्स भी दिख रहा है, बहुत आराम से देखेंगे। हाँ, ऐसे सम्स आपने किए होंगे स्टडी मेट पे। द बुक ऑफ श्रीनिवास लिमिटेड सोल्ड फॉलोइंग 60,000 इक्विटी शेयर 10 each fully paid, 36,000 12% preference share 10 each fully paid, and 4,000 10% preference shares 10 each 8 paid up, all shares issued। बेटा ये जो 4,000 प्रेफरेंस शेयर्स है ना, पार्टली पेड है, और बाकी फुल्ली पेड है। सो आपको पता है ना, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम 12%। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व PL में 160, जनरल रिजर्व 240, SP तो काम का ही नहीं है, कैपिटल रिजर्व तो देखना ही नहीं है। फॉर रिडम्पशन 4,000 शेयर्स ऑफ 10% प्रीमियम इशूड, सेम टाइम 12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम 1 जनवरी को ₹2 प्रीमियम पे, and the whereabout holders of 200 shares of 10 not known। A bonus issue was made at part 2 shares for every 5 paid out of CRR जो बनेगा, however recruitment issue for not eligible so interest। बेटा ये सब आपने किया है, फिर भी अच्छा से देखना है। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, यहाँ से शुरू, 4,000 शेयर्स 10 का शेयर्स 11 पे इशू किया, तो इसका एंट्री आप लोग जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू SP। तो फटाफट यहाँ से देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 11 टू कैपिटल इंटू 10 टू 1, तो ये 40,000 रुपया कैपिटल में लीगल कंप्लायंस के लिए आ गया। फिर कंपनी ने क्या किया, फटाफट देखना है, कंपनी ने क्या किया,
12% प्रेफरेंस शेयर रिडीम 12% ₹2 प्रीमियम पे, तो ये जो 36,000 है ₹2 प्रीमियम 12 पे जाएगा। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का एंट्री पता है ना, कैपिटल डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 36,000 इंटू 10 प्रीमियम इंटू 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दैट इज 36,000 इंटू 12। लेकिन पेमेंट करते समय क्या था ना बेटा, कोई 200 शेयर होल्डर का एड्रेस ही नहीं मिला था, बंद हो गया था अकाउंट वगैरह, तो 35,800 इंटू 12, सो 35,800 इंटू 12, तो ये 44,29,600, ये डन। तो ये डन, ये डन, ये डन। अब ये प्रीमियम को ना राइट ऑफ करना होता है, तो जेंडर रिजर्व से राइट ऑफ कर दीजिएगा, जेंडर रिजर्व से राइट ऑफ। पीएल से भी कर सकते हैं, PL टू प्रीमियम और रिडम्पशन जेंडर रिजर्व से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और लास्ट पॉइंट, ये जो 3,60,000 है ना फेस वैल्यू, इसको आपको कैपिटल से भी ला सकते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल से तो 40,000 इशू कर ही दिए थे, कितना किए थे 40,000, तो आपको CRR बनाना पड़ेगा 3,20,000 का, क्योंकि आपको ये कैपिटल भी भरपाई करना है। सो देखिए 3,20,000 का जेंडर रिजर्व और PL से बना लिया 320। तो बेटा ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म। अब बोनस शेयर्स का पूछा है, बोनस शेयर्स के बारे में क्या बोला पेपर सेटर ने, देखो और खत्म। इक्विटी शेयर्स इशूड एट पार्ट 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 फेल्ड, तो नए वाले को नहीं देंगे, ये 4,000 पे नहीं देंगे, इसमें क्यों देंगे, अभी तो इशू हुआ। ये 60,000 2/5 2/5 2/5 60,000 2/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 24,000 इन 2,40,000 का बोनस शेयर। तो CRR तो CRR टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 मार्क्स डन करना बेटा। आप लोग सिंगल एंट्री को हाथ मत लगाना, पहले NPA को हाथ मत लगाना, आप कंपनी अकाउंट्स करना। अब 2 आपको तो 1 करना ही है, उसके बाद 2 3 कर लेना, 2 तो कर ही लेना, 3 बड़ा रहेगा तो सीधा जंप करके आप 6 पे आ जाना, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है एकदम। 60 मार्क्स का तो एकदम बिंदास कर लेना, फिर 60 to 80 थोड़ा स्पीड और 80 to 100 तो एकदम सुपर बुलेट ट्रेन की तरह वंदे भारत में बढ़ के एकदम बुर्र करके निकल जाना। आगे मोदी जी भी हरी झंडी दिखा देंगे आप लोगों को। N6A लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, ऐसा सम आप लोग पढ़े थे, आइए फिर से देखते हैं। हिंदुजा लिमिटेड इशूड प्रॉस्पेक्टस फॉर 6 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच प्रीमियम 2। बेटा ऐसा सम्स आप लोग ने 3-4 किए थे, बहुत बम्पर ओवर सब्सक्रिप्टर्स हो गया था, कुछ रिफंड किए थे, कुछ अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करने के बाद ज़्यादा हो गया था तो फिर वो रिफंड कर दिए थे, सेम टाइप का सम है बेटा। ऑन एप्लीके ओके, आपने 10,000 शेयर इशू 6 लाख शेयर इशू किया, 10 का शेयर 12 पे, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम तो 3 + 2 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4, तो फिर ये 3 5 + 2 हो गया। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 18 लाख शेयर्स, बेटा 12 लाख ज़्यादा हो गया। एप्लीकेशन फॉर 4 लाख रिजेक्टेड, तो रिजेक्ट करने का एंट्री तो आप जानते ही हो, एप्लीकेशन टू बैंक एंड द मनी रिफंडेड शेयर एलोटेड फॉर रिमेनिंग कैटेगरीज। अपने तो कैटेगरीज पे तो 3 था, एक तो फुल भी था, अपने जब सम्स किए थे तो 8 लाख अप्लाई किया, तो बेटा 18 लाख में 4 लाख गया, 14 लाख बचा। 8 लाख जो अप्लाई किया उनको 4 लाख ही दिया, यानी उनको 50% ही शेयर्स दिया, 50%, 4 लाख, आपके पास तो 6 लाख शेयर्स ही है। और 6 लाख यानी 1/2 दिया, और जिन्होंने 6 लाख मांगा दूर वाले लोग जिनको जानते नहीं हो 2 लाख दिए, 1/3 दिए। तो इनका जो एक्सेस हो जाएगा वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, बैलेंस इज रिफंड टू एप्लीकेंट। तो जरूर से वो जो 3 क्वेश्चन था ना उसमें से कोई एक सम प्रैक्टिस करने के बाद इसको देखना, एकदम ये सब मोए हो जाएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑल कॉल्स वेयर मेड ड्यूली एक्सेप्ट, फाइनल कॉल कैटेगरी 1, तो फाइनल कॉल में तो प्रोटा का इम्पैक्ट ही नहीं है, तो प्रोटा का कोई मतलब ही नहीं है, कैटेगरी 1 ने नहीं दिया। हु अप्लाइड फॉर 3,400 शेयर्स, अप्लाइड, तो कैटेगरी 1 का अप्लाइड का क्या 50% था, 1/2, तो अप्लाइड किया 3,400, तो उसको एलोटेड होगा 1,700 शेयर्स। तो ध्यान रखना
ये जो पॉइंट है फाइनल कॉल कैटेगरी 1 के जिसने अप्लाई किया 3400 शेयर्स, उसको शेयर्स नहीं मिला तो उसको 1700 शेयर्स ही दिखाना और कोई प्रोरेटा का इम्पैक्ट नहीं है। फॉरफिटेड शेयर्स को 13 में बेच दिया तो 10 का माल 13 में बेचा तो 3 रुपया प्रीमियम। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ओपन कॉल्स इन एरियर वेरिएबल रिक्वायर्ड। सो जर्नल एंट्रीज 15 मार्क्स। बहुत आसान क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपके लिए सेट किया है। तो फर्स्ट एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक टू एप्लीकेशन 54 लैक्स। सेकेंड एंट्री 54 लैक्स। कैपिटल में तो बेटा आपका उतना ही जाएगा, 6 लाख इशू किया तो 3 लाख और रिफंड जो कर दिया था बेटा आपको तो एक रिफंड तो 4 लाख इंटू 3 12 लैक्स है ही। और अलॉटमेंट में कितना जाएगा और अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसा मिल गया रिफंड, इसका वर्किंग नोट देखेंगे। अगर आपने वो बुक के 2-3 सम्स कर लिए होंगे तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा वेट करना। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं, पैसा भी मिल गया। बैंक टू अलॉटमेंट काट के पैसा मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कॉल नो प्रॉब्लम। कॉल सीनेरियर अभी अभी दिखाया था ना मैंने आप लोगों को, कॉल 1700 इंटू 4, 3400 मत कर देना, 1700 इंटू 4 करना तो 6800 कॉल सीनेरियर निकल जाएगा। फिर फॉरफिट करोगे तो 1700 इंटू 10, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक दे दिया था तो यानी 6 रुपीज़ दे दिया था तो 1700 इंटू 6, बहुत आसान, 1700 इंटू 6 फॉरफिटेड। और जो नहीं मिला एरियर 1706 और 1700 इंटू 4 और उसको 13 में भेज दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एसपी तो 6800 और 10200 जो मारे थे का पूरा प्रॉफिट है। नाउ कितना पैसा अलॉटमेंट में गया, कितना रिफंड करेगा बेटा, जरूर जरूर से वो सम पढ़ के ही करना। सो रिजेक्टेड 4 लाख शेयर्स पे 1,20,000 ये पूरा रिजेक्टेड। अब बेटा जो 8 लाख के लिए किया था आपने 4 लाख ही दिया तो उनका पैसा मिला था 8 लाख इंटू 3 24 लैक्स, बट एप्लीकेशन होगा 4 लाख इंटू 3 12 लाख तो एक्सेस हो गया 12 लैक्स। उनका अलॉटमेंट का भी ड्यू बनेगा बेटा 4 लाख इंटू 5 20 लैक्स तो ये 120 एडजस्ट कर लेंगे और फिर उनका अलॉटमेंट का 20 लाख से 8 लाख ही मिलेगा। इनको कोई रिफंड करने का ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट में चला गया कितना 12 लाख। एक 6 लाख वाले को 2 लाख दिए तो उनका 18 लैक्स बना था और फिर एक्सेस हो गया उनका 6 लाख अप्लाई किए थे, 2 लाख दिए, उनके एप्लीकेशन पे मिला 18 लैक्स बट एप्लीकेशन बनेगा 6 लैक्स। एडजस्टमेंट अलॉटमेंट के साथ कर लेंगे 2 लाख इंटू 5 10 लाख तो फिर भी उनका 2 लाख ज़्यादा हो गया है तो बेटा रिफंड कर देंगे 2 लाख और अलॉटमेंट पे ले जाएंगे 10। तो यू हैव डन दिस सम, नो प्रॉब्लम, आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं, वही कर लेना। आइए बेटा अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेरा डिस्कशन बेसिकली मैं उसका ही कर रहा हूँ, कुछ नया मिले जो आपका खूब पढ़ा होगा बहुत सारे तो उधर समय वेस्ट नहीं करना चाहते आपका। फटाफट क्लासीफाई फॉलोइंग एक्सपेंसेस, अमाउंट स्पेंड टू रिड्यूस एक्सपेंसेस, कैपिटल रेवेन्यू, तो कोई भी खर्चा कम नहीं करने के लिए आप एक्सपेंसेस करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ सेकेंड हैंड परचेज टू ब्रिंग द कंडीशन, सेकेंड हैंड पे कोई भी एसेट्स पे खर्चा करोगे तो उसका एसेट्स का लाइफ वगैरह बढ़ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अमाउंट स्पेंड फॉर मेकिंग few more exit in cinema hall to comply government order, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, एक दरवाज़ा से 2 दरवाज़ा हो गया तो इससे कुछ बेनिफिट नहीं है, बट गवर्नमेंट का ऑर्डर के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रिमूवल फॉर स्टॉक न्यू साइट, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रिप परचेज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बेटा। सो कैपिटल कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू कैपिटल। सो फटाफट आंसर देख लीजिए, कैपिटल कैपिटल रेवेन्यू रेवेन्यू कैपिटल। एंड लास्ट क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स बहुत आसान दिया था, जरूर से प्रैक्टिस करना। यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड वेरियस पार्टी, तो आपने लॉ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, वेरियस पार्टी ड्रॉ ड्रॉई और पेई, जिसको पैसा मिलता है एंडोर्स कर देते तो
सी को मिल जाता है। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट, और यहाँ पे ड्रॉअर डिस्काउंट देता है, रिबेट देता है, वो एक्सपेंसेस है ड्रॉअर के लिए, ड्रॉइंग के लिए इनकम है। दिस इज MTP 1 का एक्सप्लेनेशन। अपने RTP 1 का भी एक्सप्लेनेशन दे दिए थे अच्छी तरह से, और MTP 2 भी आने वाला है बेटा। जरूर 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 से एटलीस्ट सितंबर के सिलेबस कंप्लीट होने के बाद सितंबर 25 जनवरी 26 का एक बार पेपर कंप्लीट होने के बाद आपके पूरे प्रिपरेशन फिर से ज़रूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।